गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपनी जेनेटिक्स की नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपनी क्लास है क्रोमोसोम की कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं क्रोमोसोम पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की इसकी खोज किसने करी थी। जो क्रोमोसोम टर्म है वो किसने दी थी। जो क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व करा था वो किसने करा था, हार्मिस्टर एंड कार्नेगी ने। क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था, हार्मिस्टर एंड कार्नेगी ने। इन्होंने देख तो लिया था कि हाँ क्रोमोसोम है, लेकिन ये बता नहीं पाए थे कि ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है। जो क्रोमोसोम टर्म थी वो किसने दी थी, ये टर्म दी थी वार्डेन ने। क्रोमोसोम टर्म किसने दी थी, वार्डेन ने। और जो क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, ये करी थी स्ट्रासबर्गर ने। क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा किसने, हार्मिस्टर एंड कार्नेगी ने। जो क्रोमोसोम टर्म थी वो किसने दी थी, वार्डेन ने। और क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी है, स्ट्रासबर्गर ने। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। जब क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस। तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का। किसके दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब क्रोमेटिन फाइबर रहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम की क्या करनी है, नॉर्मल स्टडी करनी है क्रोमोसोम की, नॉर्मल स्टडी। तो हम किस में करेंगे, मेटाफेज में। अगर हमें क्रोमोसोम की क्या करनी है, साइज की स्टडी करनी है हमें क्रोमोसोम की, तो हम किस में करेंगे, ये भी हम करेंगे मेटाफेज में। जो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज होगी उसमें क्या करेंगे, हम क्रोमोसोम के साइज की स्टडी। अगर हमें क्या करना है, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी ऑफ क्रोमोसोम शेप, वो कहाँ करेंगे हम, एनाफेज स्टेज में। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब हो रहा है, सेल डिवीजन के दौरान हो रहा है। तो हमें क्रोमोसोम की क्या करनी है, ओनली नॉर्मल स्टडी करनी है। तो वो कौन सी स्टेज में करेंगे, मेटाफेज स्टेज में। अगर हमें क्रोमोसोम की क्या साइज की स्टडी करनी है, वो भी हम किस में करेंगे, मेटाफेज स्टेज में। और अगर हमें क्रोमोसोम की क्या करनी है, शेप की स्टडी, तो हम किस में करेंगे, एनाफेज स्टेज में करेंगे। हम बात करते हैं क्रोमोसोम के साइज एंड शेप की। अब एंड नंबर की, सबकी सब में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं। सब में क्रोमोसोम की साइज अलग अलग होती है। जैसे हमारे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम रहते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं, रेट वगैरह में सब में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर अलग अलग रहते हैं और फिक्स रहते हैं। तो हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस में होते हैं और सबसे कम किस में होते हैं। वही चीज हम किस में देखेंगे, एनिमल में, कि एनिमल में मिनिमम किस में होते हैं और मैक्सिमम किस में होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्लांट्स की, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम किस में रहता है, एक होता है ओफियोग्लेसस रेटिकुलम प्लांट होता है एक, रेटिकुलम। उसमें होते हैं सबसे ज्यादा कितने होते हैं, 2n बराबर 2 1 6 2। और सबसे कम किस में रहते हैं, एक होता है फ्यूकस हेलियंथस। ये क्या रहता है, एक फंजाई। इसमें कितने रहते हैं, 2n बराबर 2। प्लांट्स में बात करते हैं मिनिमम की एंड मैक्सिमम की। मिनिमम किस में रहते हैं, फ्यूकस हेलियंथस एक फंजाई रहता है, उसमें कितने रहते हैं, 2n बराबर 2। एंड मैक्सिमम किस में रहते हैं,
6:2। अब देखते हैं एनिमल में। मिनिमम एंड मैक्सिमम। जो मिनिमम रहते हैं एनिमल में वो किस में रहते हैं, एस कैरिस में। कितने रहते हैं, 2n बराबर 2। और जो मैक्सिमम रहते हैं वो किस में रहते हैं, एलोकेंथा में। इसमें कितने रहते हैं, 2n बराबर 1600। और ये क्या रहता है, एक प्रोटोजोआ। एनिमल में मिनिमम किस में रहते हैं, एस कैरिस में। कितने रहते हैं, 2n बराबर 2। एंड मैक्सिमम किस में रहते हैं, एलोकेंथा में, जो क्या है, एक प्रोटोजोआ। और इसमें कितने रहते हैं, 2n बराबर 1600। ये क्या होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो गई कि प्लांट में मैक्सिमम किस में रहते हैं, मिनिमम किस में रहते हैं। अब देखते हैं हम क्रोमोसोम की साइज के बारे में। साइज ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम की साइज रहती है उसकी रेंज कितनी रहती है, 0.25 टू 30 माइक्रोन। जो ये रहती है 0.25 माइक्रोन, ये साइज किस में रहती है, ये रहती है बर्ड्स में एंड फंजाई में। 5 माइक्रोन किस में रहती है, ह्यूमन में। और 30 माइक्रोन किस में रहती है, ये होता है ट्रिलियम प्लांट, उसमें ट्रिलियम प्लांट। क्रोमोसोम की साइज की रेंज कितनी होती है, 0.25 टू 30 माइक्रोन। 0.25 माइक्रोन किस में रहता है, बर्ड्स में एंड फंजाई में। 5 माइक्रोन किस में रहता है, ह्यूमन में। एंड 30 माइक्रोन किस में रहता है, ट्रिलियम प्लांट में रहते हैं इसकी क्रोमोसोम की साइज। अब बात करते हैं, एक होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होगा, अगर हम क्रोमोसोम की क्या करेंगे, स्टडी, और वो भी कैसी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम किसकी करेंगे, नंबर की करेंगे, साइज की कर लेंगे स्टडी, किसकी करेंगे, और शेप की। अगर हम क्रोमोसोम की क्या करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप की। हम क्रोमोसोम की बाह्य आकृति की क्या करेंगे, स्टडी का अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप कहलाएगा। एक होता है इडियोग्राम। अगर कैरियोटाइप का हम क्या करेंगे, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप। इडियोग्राम कहलाएगा, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में तो हम क्या करेंगे, उसकी साइज की स्टडी कर लेंगे, उसके नंबर की स्टडी कर लेंगे, या उसके शेप की स्टडी कर लेंगे। और इडियोग्राम में क्या होगा, अगर हम उसके साइज को, शेप को एंड जो नंबर होता है उसको किसके द्वारा, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बताएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइडियोग्राम। और ये हमेशा कैसे होता है, डिक्रीजिंग मैनर में, ये याद रखना, यानी घटते हुए क्रम में रहता है आइडियोग्राम हमेशा। कैरियोटाइप क्रोमोसोम की एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, इडियोग्राम डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसका, कैरियोटाइप का, वो क्या कहलाएगा, आइडियोग्राम। और ये किस में रहता है, हमेशा घटते हुए क्रम में रहता है। हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या रहता है, इसमें सेंटर में एक स्ट्रक्चर रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर। इसके ऊपर क्या रहती है, प्रोटीन की डिस्क लगी रहती है, एक यहाँ लगी होती है, एक यहाँ लगी होती है। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इसमें दो क्या रहती है, विंग्स जैसी स्ट्रक्चर रहती है, इसमें दो
ये दोनों क्या रहते हैं, ये रहते हैं दोनों क्रोमेटिड। ये जो बीच में जो सेंटर में जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रोमियर। फिर इसमें दो विंग्स जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। और जो इसके ऊपर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या लगी रहती है, एक प्रोटीन डिस्क लगी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इसी पे आगे क्या रहते हैं, जो सेल डिवीजन के दौरान क्या रहता है, स्पंडल फाइबर होते हैं, वो यहीं आके जुड़ते हैं। फिर जो ये क्रोमेटिड रहते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें डीएनए जैसी संरचना प्रेजेंट रहती है। इसमें क्या रहती है, डीएनए जैसी संरचना प्रेजेंट रहती है। जो इसमें ये डीएनए जैसी संरचना प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा। और इसके ऊपर जो मोती जैसी संरचना लगी है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। और जो ये कवरिंग है क्रोमोसोम की उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। और जो ये है ना, एक गड्ढा सा बना हुआ है, उस यहाँ क्या अटैच रहता है, यहाँ रहता है न्यूक्लियोलस अटैच रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसिट्रिक्शन। न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी कंसिट्रिक्शन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपस में, ये बनाते हैं एनओआर, न्यूक्लियर ओरिजिन रीजन। और ये क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है, आरआरएनए सिंथेसिस। ये जो यहाँ आगे जुड़ रहा है ये क्या होता है, ये होता है प्राइमरी कंसिट्रिक्शन। और ये क्या रहता है, ये रहता है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंटर में एक क्या रहेगा, सेंट्रोमियर रहेगा, इसके ऊपर डिस्क लगी रहेगी प्रोटीन की, वो क्या कहलाएगी, काइनेटोकोर कहलाएगी। और इसके ऊपर आगे क्या अटैच होंगे, इसमें स्पिंडल फाइबर आगे अटैच होंगे। और जो दोनों ये विंग्स जैसी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, क्रोमेटिड। और जो क्रोमोसोम की बाहर की पूरी कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, पेलिकल। और जो इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर जो क्रोमेटिड रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है, उनके अंदर डीएनए जैसी संरचना प्रेजेंट रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा। और इसके ऊपर जो ये मोती जैसी संरचना रहती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर होता है। और जो से प्राइमरी, इसमें दो कंसिट्रिक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कंसिट्रिक्शन के पास क्या अटैच रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है। और सेकेंडरी कंसिट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एनओआर बना लेते हैं, जो क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है। ये हो गई अपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप देख लेते हैं क्रोमोसोम के, कि क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं, पहले एक होता है सेल्वेरी ग्लैंड क्रोमोसोम। स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं ये सेल्वेरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट क्रोमोसोम। जॉइंट क्रोमोसोम की ये कैसे दिखाई देते हैं, ये राक्षस की तरह दिखाई देते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी ईजी बाल्बियानी ने। किसमें करी थी, ड्रोसोफिला के लार्वा में, ड्रोसोफिला लार्वा में। और ये किससे रिलेटेड रहता है, ये रहता है मेटामॉर्फोसिस प्लस मोल्टिंग से।
सबसे पहले तो ईजी बारबियानी ने किसमें करी थी, ड्रोसोफिला के लार्वा में करी थी, और इसको क्या बोलते हैं, जायंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड रहता है, ये रहता है मेटामॉर्फोसिस से एंड मोल्टिंग से। मोल्टिंग क्या होती है, जब इंसेक्ट अपनी पुरानी क्या रहती है क्यूटिकल को हटा के नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है। और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लाइफ साइकिल, जैसे एग से क्या बनता है, लार्वा, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या बनता है, अडल्ट। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मॉर्फोसिस। तो ये किससे रिलेटेड है, मेटामॉर्फोसिस से एंड मोल्टिंग से। फिर सेकेंड आता है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। सेकेंड है अपने लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ये भी क्या रहते हैं, ये भी जायंट क्रोमोसोम रहते हैं, जायंट क्रोमोसोम। सेकेंड अपने कौन से क्रोमोसोम है, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। ये भी क्या होते हैं, जायंट क्रोमोसोम होते हैं ये भी। और ये किससे रिलेटेड रहते हैं, ये रहते हैं वाइटेलोजीनेसिस से, वाइटेलोजीनेसिस से। और इनका फॉर्मेशन किसमें होता है, oocytes of vertebrates during diplotin stage। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, oocyte, वर्टिब्रेट की जो oocyte होती है उसके सेल डिवीजन की डिप्लोटिन स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, सेंट्रोमियर के बेसिस पे, कि उसको क्रोमोसोम के कितने भागों में बांटा गया है। बेसिस ऑन सेंट्रोमियर, बेसिस ऑन सेंट्रोमियर। इसमें फर्स्ट आता है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। किसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम क्रोमोसोम का, बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा, टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या रहेगा, टीलो मीन्स टिप, सेंट्रोमियर क्या कहाँ रहेगा, टिप के ऊपर, सेंट्रोमियर ऑन टिप। इसमें कैसा रहेगा, इसमें रहेगी एसी स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर कहाँ रहेगा, टिप के ऊपर रहेगा, और इसमें कैसी रहेगी, आई शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर आएगा इसमें सेकंड एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर रहेगा वो कहाँ रहेगा, टिप के नियर रहेगा, टिप के ऊपर नहीं रहेगा, टिप की नियर के ऊपर रहेगा। इसमें कहाँ रहेगा, सेंट्रोमियर नियर ऑफ टिप। इसमें कैसी स्ट्रक्चर रहेगी, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी, और ये कैसी शेप बनाएगा, जे शेप बनाएगा। ये एक हो गया टीलोसेंट्रिक, दूसरा हो गया एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टिप पे और एक्रोसेंट्रिक मतलब टिप के नियर रहेंगे ये। फिर थर्ड आता है इसमें मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक कि जो सेंट्रोमियर रहेगा वो कहाँ रहेगा, मिड में, सेंट्रोमियर मिड में। कैसी स्ट्रक्चर रहेगी इसमें, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी, कहाँ रहेगा, मिड में। और इसमें कैसी शेप बनेगी, वी शेप बन जाएगी इसमें। फिर फोर्थ आएगा सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रोमियर कहाँ रहेगा, मिड के नियर में, नियर ऑफ मिड।
ये रो मिड, और इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसमें एल शेप बनेगी। तो आज अपना क्रोमोसोम कंप्लीट होता है कि क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब बता दिया, टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी बता दिया कि क्या होता है, क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है,